जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा, जिसको डायरेक्टर दोस्तों रोशन आनंद सर हैं, इन्हीं के द्वारा दोस्तों बिहार दरोगा प्रीलिम्स में जो टोटल फुल लेंथ टेस्ट का जो आज हम लोग टेस्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। और यह दोस्तों प्रत्येक 100 क्वेश्चन रहता है। तो टेस्ट 2 से पहले दोस्तों एक टेस्ट आपका 1 हुआ था, वह टेस्ट आपको करवा दिया गया है। यदि आप उस टेस्ट को नहीं देखे हैं तो हमारा दोस्तों यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और यह जो आज हम लोग टेस्ट नंबर 2 देखने वाले हैं, यह टेस्ट आपको दोस्तों 16/2/2025 को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है। और दोस्तों आपको समय इसमें 2 घंटा दिया गया है। और कुल मार्क्स की बात की जाए यानी कि पूर्णांक की दोस्तों तो 200 नंबर की है। बाकी दोस्तों इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा दोस्तों आप सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बिना देर के ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। और यह दोस्तों फुल लेंथ टेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि धूपगढ़ी की चोटी अवस्थित है। बताइए दोस्तों, धूपगढ़ी की जो चोटी है इसकी अवस्थिति क्या है। तो धूपगढ़ी जो है दोस्तों सतपुरा की पहाड़ी में, ध्यान रखना है, सतपुरा की पहाड़ी में इसकी अवस्थिति है। और सतपुरा की पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में है, मध्य प्रदेश राज्य में है। और यह दोस्तों ज्वालामुखी चट्टान से बनी हुई है। और इसके सबसे ऊंची चोटी ही धूपगढ़ी है, याद रखिएगा। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी तो धूपगढ़ी, जिसकी ऊंचाई पूछेगा दोस्तों तो 1350 मीटर है, 1350 मीटर। फिर दोस्तों ऑप्शन ए पाइए जो कि अरावली पहाड़ी दिया गया है। यह दोस्तों राजस्थान में है और सबसे पुरानी चट्टान से बनी हुई है। और अरावली पहाड़ी के दोस्तों सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछेगा तब माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, 1722 मीटर। फिर दोस्तों मैकाल पठार, तो मैकाल पठार आपका छत्तीसगढ़ राज्य में हो जाएगा। और इसका सबसे ऊंचाई दोस्तों जो चोटी है अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई है 1036 मीटर। फिर दोस्तों छोटा नागपुर का पठार जो कि ऑप्शन में दिया गया है, या दोस्तों झारखंड राज्य में है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों थोड़ा सा वीडियो तो आपको लंबा होगा, लेकिन दोस्तों प्रत्येक ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और फुल डिस्कशन दोस्तों जिस तरह से क्लास में करवाया गया है उसी तरह से फुल डिस्कशन भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो दोस्तों ऑप्शन के अनुकूल हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियां दोस्तों अपवाद स्वरूप बंगाल की खाड़ी में न गिरकर अरब सागर में गिरती है, क्योंकि यह दोनों नदियां दोस्तों भ्रंश और विभ्रंश घाटी से होकर बहती है तथा ज्वार नदमुद यानी कि एक्सचुरी का निर्माण करता है। और नर्मदा और ताप्ती नदी घाटी पुरानी रिफ्ट घाटी भी मानी जाती है, याद रखिएगा। यहाँ से दोस्तों आपको याद रखना है। फिर दोस्तों लूनी नदी जो कि ऑप्शन सी में है, तो लूनी नदी दोस्तों जो कि कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन यही पूछता है कि लूनी नदी दोस्तों कहाँ में लुप्त होती है, तो कच्छ के रण में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात राजस्थान में नहीं है। तो राजस्थान में दोस्तों एन्ना जलप्रपात, एन्ना जलप्रपात जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, ये आपका राजस्थान में नहीं है। देखिए एन्ना जलप्रपात दोस्तों नर्मदा नदी पर है और यह मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी में, और यह दोस्तों मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। फिर दोस्तों यहाँ से याद रखना है कि चुलिया नदी, और चुलिया नदी दोस्तों और बिहार नदी, सॉरी बिहार जलप्रपात है दोस्तों। और चुलिया जलप्रपात, बिहार जलप्रपात और पुनासा जलप्रपात, ये सभी दोस्तों याद रखना चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर है। और यह दोस्तों कहाँ में है, तो राजस्थान में। तो यहाँ दोस्तों आपका नहीं पूछ रहा था, तो चेन्नई आपका राइट आंसर हो जाएगा, चेन्नई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है। तो भारत में दोस्तों औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। लगभग दोस्तों 125 सेंटीमीटर। और देखिए परंतु दोस्तों क्षेत्रीय जो विभिन्नताएं पाई जाती है इसमें, जैसे कि अगर बात किया जाए दोस्तों तो समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ जो मानसूनी वर्षा होता है वो घटती है। जैसे दोस्तों कोलकाता, तो कोलकाता में आपको 119 सेंटीमीटर देखने के लिए मिलेगा। फिर पटना की बात की जाए तो पटना में दोस्तों 105 सेंटीमीटर देखने के लिए मिल जाएगा। इलाहाबाद में दोस्तों तो 76 सेंटीमीटर देखने के लिए मिल जाएगा। फिर दोस्तों आपको 56 सेंटीमीटर आपको दिल्ली में देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी जो है दोस्तों याद रखना है तिलहन, तिलहन फसल उत्पादन के लिए दोस्तों आपको प्रचलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों तिलहन, देखिए तिलहन नहीं दोस्तों जूट हो जाएगा। देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी जो है ना यह जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जूट उत्पादन के लिए। क्योंकि दोस्तों याद रखना है गंगा के मैदान और पश्चिम बंगाल का मैदान में
है। और यह क्षेत्र दोस्तों चावल भी कहीं कहीं देता है, पटसन जिसको हम लोग जूट बोलते हैं, तो चावल और पटसन दोनों के लिए दोस्तों प्रचलित है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आपातानी सिंचाई प्रणाली कहाँ प्रचलित है? तो आपातानी सिंचाई प्रणाली दोस्तों पूर्वी हिमाचल क्षेत्र के अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश से, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। आपातानी सिंचाई प्रणाली दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? जिसमें पहला बात है दोस्तों कि बगलिहार परियोजना जो कि चेनाब नदी पर है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पर याद रखना है और जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। फिर दोस्तों तुलबुल परियोजना, तो तुलबुल परियोजना दोस्तों झेलम नदी पर है और ये भी आपका दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, तो ये भी आपका सही है। फिर दोस्तों अलमाटी बांध, तो अलमाटी बांध दोस्तों कृष्णा नदी पर है और यहाँ का दोस्तों कर्नाटक में है, तो यहाँ पर कावेरी दिया गया है जो कि आपका गलत है। याद रखना है कि अलमाटी बांध दोस्तों कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है। फिर दोस्तों चंबल जो परियोजना है या दोस्तों चंबल नदी पर जो कि राजस्थान में है, चंगल परियोजना का नाम है दोस्तों चंगल, यहाँ चंबल दे दिया गया, चंगल होगा। नेक्स्ट है कि राज्य एवं संघ राज क्षेत्र दोनों में सर्वाधिक सड़क घनत्व है, तो दोस्तों दिल्ली का है, दिल्ली का अगर पूछेगा दोस्तों तो दिल्ली का हो जाएगा, याद रखिएगा दिल्ली का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन 9 क्या कर रहा है ध्यान देना है कि मध्य प्रदेश का बालाघाट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश का जो बालाघाट है यह मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज के लिए। और मध्य प्रदेश में दोस्तों और है मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, जैसे बालाघाट हो जाएगा, छिंदवाड़ा हो जाएगा, झाबुआ हो जाएगा, जबलपुर हो जाएगा, यह सभी दोस्तों याद रखना है मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। फिर दोस्तों इसके अतिरिक्त अगर उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा दोस्तों सुंदरगढ़ है, कोरापुट, कालाहारी, यह सभी मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है उड़ीसा का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र नहीं है? तो भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र दोस्तों कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है यह भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र नहीं है, याद रखिएगा। देखिए पश्चिमी तट के अंतर्गत दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात के दोस्तों भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र में शामिल है। और फिर यहाँ दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है जो कि आंध्र प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 11 कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला दोस्तों दिल्ली आपका हो जाएगा, न्यूनतम में दोस्तों आपका दिल्ली हो जाएगा, याद रखिएगा। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा दोस्तों तो आपको अंडमान निकोबार हो जाएगा, अंडमान निकोबार, याद रखिएगा अंडमान निकोबार। लेकिन दोस्तों यहाँ पर याद रखना है दिल्ली का 871 है और चंडीगढ़ पर आपको ऑप्शन कंफ्यूजन रहेगा, तो चंडीगढ़ का दोस्तों 880 है, तो ऑप्शन के कुल दोस्तों सबसे न्यूनतम हो जाएगा आपका कौन सा? तो दिल्ली। चलिए नेक्स्ट बात है कि अलांग सोसिया क्या है? तो अलांग सोसिया दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुरावर्तन कारखाना है, जहाज पुरावर्तन कारखाना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए राइट हो जाएगा। और इससे दोस्तों फरवरी 1983 में शुरू किया गया था जो कि गुजरात में अवस्थित है, गुजरात में। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे आपका 13 है कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो वियतनाम की राजधानी दोस्तों हनोई हो जाएगा। वियतनाम की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो वियतनाम की राजधानी हनोई हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे नोम पेन है जो कि कंबोडिया की राजधानी है दोस्तों, कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। फिर वियंतियान, तो यह दोस्तों लाओस की राजधानी है, लाओस की राजधानी वियंतियान है। बेरूत, तो बेरूत दोस्तों आपको लेबनान की राजधानी हो जाएगा, बेरूत किसकी है? तो लेबनान की। एक बार फिर से दोस्तों देखिए नोम पेन है, नोम पेन दोस्तों कंबोडिया की राजधानी है और कंबोडिया का मुद्रा पूछेगा तो रियल हो जाएगा। फिर वियंतियान, तो दोस्तों यह लाओस की राजधानी है वियंतियान और इसका दोस्तों मुद्रा पूछेगा तो न्यूकिल पलावो हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको हनोई, हनोई दोस्तों किसकी राजधानी है? तो वियतनाम की है और मुद्रा हनोई का क्या है दोस्तों? तो जो वियतनाम की मुद्रा पूछेगा तो डांग हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा क्या है? तो तुर्कमेनिस्तान का दोस्तों मुद्रा हो जाएगा आपका मनात है, मनात हो जाएगा। और राजधानी पूछेगा दोस्तों तुर्कमेनिस्तान का तो एस्गाबाद, एस्गाबाद, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहाँ है? तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट दोस्तों बताइए कहाँ में है? तो या भूटान में, भूटान में दोस्तों याद रखना है, भूटान में है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, याद रखना है भूटान को कहा जाता है। और भूटान की राजधानी पूछेगा तो थिम्पू हो जाएगा। और यह दोस्तों एशिया महादेश में स्थित है भूटान, याद रखना है भूटान किसमें? तो एशिया महादेश में। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद बिहार में अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों मल महाजनपद, मल महाजनपद दोस्तों याद रखना है, इसके बिहार में नहीं दोस्तों। देखिए मल महाजनपद की राजधानी की बात किया दोस्तों तो कुशीनगर में है और यह दोस्तों यूपी में देखने के लिए मिलेगा, यूपी में। फिर देखिए दोस्तों ऑप्शन ए पाइए जो कि अंग महाजनपद, ऑप्शन बी में मगध, ऑप्शन सी में वजी, यह तीनों दोस्तों बिहार में इसकी राजधानी है। तो अंग महाजनपद के दोस्तों चंपा में राजधानी हो जाएगा, मगध का दोस्तों राजधानी राजगिरी हो जाएगा और वजी की राजधानी आपका वैशाली हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का दोस्तों जन्म कहेगा तब 563 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध का दोस्तों अगर जन्म कहेगा तब 563 ईसा पूर्व के कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और दोस्तों इनका मृत्यु कहेगा तो 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में दोस्तों याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कि आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में रहते थे। तो आर्यभट्ट दोस्तों जो थे यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, याद रखिएगा। आर्यभट्ट किसके शासक के दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दोस्तों। और चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल दोस्तों 375 से 415 ईस्वी तक यह दरबार में रहे हैं, याद रखना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका आना है पुष्पमित्र शुंग। तब पुष्पमित्र दोस्तों शुंग बताइए किससे संबंधित है, पुष्पमित्र शुंग। तो देखिए दोस्तों पतंजलि के दरबार में पुष्पमित्र शुंग रहते थे, पतंजलि के दरबार में। फिर दोस्तों अश्वघोष, नागा अर्जुन, वसुमित्र और चरक यह कनिष्क के दरबार में थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एहोल प्रशस्ति के रचनाकार कौन है। तो एहोल अभिलेख के दोस्तों चालुक्य राजवंश के शासक जिनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। तो ऑप्शन नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऐसे याद रखना है कि पुलकेशिन द्वितीय के दोस्तों याद रखना है एहोल प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे, तब पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। फिर दोस्तों यहाँ पे आना है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि दोस्तों हरिसेन थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो हरिसेन। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना किए हैं, प्रयाग प्रशस्ति की रचना तो कौन दोस्तों, तो हरिसेन, याद रखिएगा, हरिसेन हो जाएगा। फिर दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे रविकीर्ति, रविकीर्ति याद रखिएगा। और इनके दोस्तों अभिलेख की रचना कौन सा किए हैं बताइए। चलिए नेक्स्ट बात है दोस्तों कि कैलाश मंदिर जो कि एलोरा निर्मित है। तो कैलाश मंदिर दोस्तों जो एलोरा है यह बेसर शैली का उदाहरण है दोस्तों, बेसर शैली का, याद रखिएगा। दक्षिण भारत में दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाएगा द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21 हो जाएगा कि बलबन की रक्त और लौह नीति को त्यागने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछता है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था, तो बलबन, बलबन के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया था। और इसको त्यागने वाला कौन था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट बात है कि बुंदेला राजपूतों का विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था। तो देखिए दोस्तों शाहजहां पर आ जाइए, ऑप्शन सी शाहजहां। अब मुगल बादशाह शाहजहां दोस्तों जिनका कार्यकाल 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक है। और इनके समय दोस्तों कुछ विद्रोह हुआ था जो कि हम सभी विद्रोह आपको यहाँ पर चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनना है। जैसे दोस्तों पहला याद रखना है कि बुंदेल राजपूतों का विद्रोह हुआ था शाहजहां के समय। फिर खान ए जहां लोदी का विद्रोह हुआ था वही दोस्तों शाहजहां के समय। पुर्तगालियों का विद्रोह हुआ था शाहजहां के समय। सिख विद्रोह हुआ था दोस्तों शाहजहां का समय। तो ये सभी विद्रोह दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, तो ये सभी विद्रोह को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन आपका 23 कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड इरविन से नहीं है। तो पहले दोस्तों याद रखना है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, हाँ लेकिन दोस्तों प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें दोस्तों लॉर्ड इरविन से संबंधित है, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों लॉर्ड इरविन से नहीं बल्कि दोस्तों लॉर्ड वेलिंगटन से संबंधित है, लॉर्ड वेलिंगटन से। फिर दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए पे आ जाइए कि चटगांव शस्त्रागार पर हमला। तो चटगांव शस्त्रागार पर हमला हुआ था दोस्तों सूर्यसेन के द्वारा किया गया था, सूर्यसेन के द्वारा। और यह दोस्तों 1930 में, तो उस समय दोस्तों लॉर्ड इरविन ही थे, जो क्योंकि लॉर्ड इरविन की कार्यकाल दोस्तों 1926 से, ध्यान देना है 1926 से दोस्तों 31 तक था। फिर शारदा अधिनियम दोस्तों, तो शारदा अधिनियम 1 अप्रैल 1930 को आया था, 1 अप्रैल 1930 को। फिर दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि हुआ था 7 सितंबर 1931 को। तो 1931 में दोस्तों 7 सितंबर के समय द्वितीय गोलमेज के समय जो लॉर्ड वेलिंगटन आ गए थे, लॉर्ड वेलिंगटन याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 24 है कि राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन दोस्तों मजहर उल हक के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखिएगा। देखिए बिहार में राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किए थे और हकीम अजमल खान और मोहम्मद अली ये सभी दोस्तों इस आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 25 है कि 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक ग्वालियर टैंक बंबई में हुआ था, ये इसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो देखिए दोस्तों इसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था, अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। और देखिए दोस्तों इसी बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है और गांधी जी दोस्तों भारत छोड़ो का नारा दिए थे, भारत छोड़ो का नारा।
और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी। तो दोस्तों कौन से नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है दोस्तों? तो 20वां नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है, याद रखिएगा। फिर दोस्तों मंगल पांडे जो थे यह 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है, याद रखना है। फिर दोस्तों 1857 की क्रांति के समय कुछ बता दें, जिसके प्रतीक चिन्ह पूछेगा। तो रोटी और चपाती था, रोटी और दोस्तों कमल का फूल, जिसको रोटी को चपाती भी बोला जाता है। फिर 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री दोस्तों लॉर्ड पाल्मस्टोन थे, लॉर्ड पाल्मस्टोन, जो कि लिबरल पार्टी के नेता थे, लिबरल पार्टी के। नेक्स्ट है कि फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? तो महात्मा गांधी। फिनिक्स बस्ती के संस्थापक महात्मा गांधी थे, और यह दोस्तों 1904 में दक्षिण अफ्रीका में किए थे, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में 1904 में। फिर दोस्तों ऑप्शन सी में देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर दिया गया है। तो विश्व भारती की स्थापना किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर 1921 में, और कहाँ में? तो कलकत्ता में। फिर दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना पूछेगा, तो 1897 में, याद रखना है, जो कि स्वामी विवेकानंद किए थे रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में। नेक्स्ट है दोस्तों कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प दोस्तों सही है व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में? पहला है कि यह अगस्त प्रस्ताव के विरोध में शुरू हुआ था। देखिए दोस्तों, कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था, और यह विचारधारा गांधी जी का था। किसका था दोस्तों? तो गांधी जी का था, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों कि इसका दूसरा चरण अक्टूबर 1941 में शुरू किया गया था। तो देखिए दोस्तों, 2 चरण में चलने वाला व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा चरण जनवरी 1941 में, यानी कि दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ध्यान देना है कि दूसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त बने थे। नहीं दोस्तों, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, बल्कि तीसरे सत्याग्रही दोस्तों ब्रह्मदत्त थे, याद रखिएगा। यानी कि दोस्तों कौन सा सही कह रहा था? यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए दोस्तों कि यह अगस्त प्रस्ताव के विरोध में शुरू किया गया था, जो कि आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्नलिखित में कौन इटली के एकीकरण से संबंधित है? तो इटली के एकीकरण दोस्तों 1871 ईस्वी में हुआ था, और यह जोसेफ मेजनी के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को किया गया था, 10 जनवरी 1920 को, और यह दोस्तों विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय विवाद को सुलझाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है कि सर्वाधिक मत प्राप्ति के आधार पर जीत भारतीय चुनाव प्रणाली में किस देश से ग्रहण किया गया है? तो दोस्तों ब्रिटेन से ग्रहण किया गया, याद रखिएगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहाँ से? तो ब्रिटेन से। नेक्स्ट पाते हैं कि भारतीय संविधान 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजन करता है? तो दोस्तों याद रखना है, 11वीं जो अनुसूची है यह दोस्तों संघ और पंचायत का दोस्तों, देखिए 11वीं अनुसूची में पंचायत राज व्यवस्था का विवरण निहित है, और इसके अंतर्गत राज्य सरकार को 29 विषय दिया गया है, और 11वीं अनुसूची राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच शक्ति का विभाजन करता है, और इसे अनुसूची का प्रावधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किया गया था, और उस समय दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, याद रखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव थे। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, संघ और पंचायत आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि निवारक निरोध कानून उल्लेखित है। तो निवारक निरोध कानून दोस्तों अनुच्छेद 22 में उल्लेखित है, और अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा मिलता है, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि अनुच्छेद 42 राज्य को शक्ति प्रदान करता है। तो राज्य को शक्ति प्रदान करता है दोस्तों जो अनुच्छेद 42 है, वह याद रखिएगा कि कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा। ऑप्शन बी है दोस्तों सहकारी समितियों का उन्नयन, तो ये अनुच्छेद 43 के बी में है। फिर दोस्तों कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग का विकास, इसको अनुच्छेद दोस्तों 43 में चर्चा है। फिर दोस्तों स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, यह अनुच्छेद 39 में है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है। तो राज्यपाल का दोस्तों मुख्य सलाहकार जो होता है वह राज्य के मंत्रिमंडल होता है, राज्य के मंत्रिमंडल दोस्तों जिसका मुखिया कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। और यह दोस्तों अनुच्छेद 163 में इसकी चर्चा मिलता है, अनुच्छेद 163 में।
नेक्स्ट है कि भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो वर्ष 1926 में। वर्ष 1926 में। देखिए, विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं का मताधिकार दोस्तों प्रदान करने वाला पहला देश आपसे पूछेगा तो न्यूजीलैंड था, जो कि 1893 में दोस्तों 1893 ईस्वी में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था। जबकि भारत में दोस्तों 1926 में, भारत में 1926 में महिलाओं को मत का अधिकार दिया गया है, और विश्व में दोस्तों न्यूजीलैंड में, जो कि 1893 में। नेक्स्ट है कि इनमें कौन संविधान सभा का प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? तो बताइए दोस्तों कौन नहीं था? तो बी एन राव। बी एन राव नहीं थे दोस्तों। बी एन राव जो है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार पूछेगा तो बी एन राव। फिर देखिए दोस्तों, प्रारूप समिति का गठन पूछेगा तो 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसमें दोस्तों टोटल 7 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर जो कि दोस्तों अध्यक्ष थे। फिर एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधवराव और टीटी कृष्णमचारी। ये सातों नाम आपको बता दिए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से राज सूची का विषय नहीं है। तो राज सूची का विषय दोस्तों आपका सीमा कर नहीं है, बाकी याद रखना है पुलिस, न्याय और जल, यह सभी राज सूची का विषय है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बिना संसद सदस्य हुए भी उसके कार्रवाई में भाग लेने तथा सदन में बोलने का प्राधिकार प्राप्त होता है। क्या दोस्तों किसको प्राप्त होता है? तो महान्यवादी को होता है, महान्यवादी का। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 88 के अनुकूल महान्यवादी का यह अधिकार प्रदान करता है कि वह बिना किसी सदन के सदस्य नहीं होते हुए भी वह सदन के बैठक में भाग ले सकते हैं और उसमें दोस्तों बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। याद रखिएगा, मतदान नहीं कर सकते हैं। और महान्यवादी की नियुक्ति आपसे पूछेगा तो राष्ट्रपति करते हैं। और दोस्तों, यह भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महान्यवादी। 40 है कि निम्नलिखित में कौन सा मामला उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता का श्रेणी में नहीं आता है? तो देखिए दोस्तों, अंतर्राज्यीय जो जल विवाद है यह नहीं आता है। बाकी राष्ट्रपति का चुनाव विवाद दोस्तों आता है। 2 या अधिक राज्यों के बीच जो विवाद होता है वो भी आता है, और केंद्र और राज्य के बीच दोस्तों जो विवाद होता है वो भी आता है। और यह दोस्तों अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकारिता की चर्चा मिलता है, अनुच्छेद 131 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यसभा प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक दोस्तों किसका है? ऑप्शन के बताइए। तो तमिलनाडु का हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तमिलनाडु का। देखिए, बिहार में दोस्तों राज्यसभा की सीट टोटल 16 है, और पश्चिम बंगाल में भी 16 है। कर्नाटक में दोस्तों 12 है, और तमिलनाडु में 18 है, इसलिए आपका सर्वाधिक पूछ रहा था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 42 है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन कब किया गया था? तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन दोस्तों वर्ष 1985 में किया गया था, वर्ष 1985 में, याद रखिएगा। और यह दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 323 के ए में, 323 के ए में दोस्तों इसकी चर्चा मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम बार लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे मनोनीत किया गया है? तो दोस्तों मीनू मसानी को, मीनू मसानी को दोस्तों याद रखिएगा। मीनू मसानी को पहली बार 1967 में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी मनोनीत कर लिया गया था इनको, और उसी समय विरोधी दल के सदस्य में से किसी सदस्य को इस समिति का अध्यक्ष मनोनीत करने की परंपरा की शुरुआत हो गया था, यानी 1967 से। लोक लेखा समिति की बात किया दोस्तों तो टोटल इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य। नेक्स्ट पाते हैं कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है? तो सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड जो होता है दोस्तों वो प्रति व्यक्ति आय होता है, प्रति व्यक्ति आय, याद रखिएगा। और प्रति व्यक्ति आय यदि आपको दोस्तों निकालना होगा तो राष्ट्रीय आय में अगर देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दीजिएगा तो प्रति व्यक्ति आय आपको निकल जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किस अर्थशास्त्री को माना जाता है? तो दोस्तों याद रखना है अमर्त्य सेन को। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता दोस्तों अमर्त्य सेन को माना जाता है, अमर्त्य सेन को। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, अगर प्राथमिक घाटा आपको निकालने के रहेगा तो राजकोषीय घाटा में से सरकार के द्वारा जो ब्याज भुगतान है उसको घटा दीजिएगा तो आपको प्राथमिक घाटा निकल जाएगा, प्राथमिक घाटा निकल जाएगा। नेक्स्ट है कि मिनी गुणांक विधि है, तो मिनी नहीं दोस्तों गिनी होता है। गिनी गुणांक जो विधि है दोस्तों यह याद रखना है कि आय का विषमता की माप का, आय की विषमता की माप का। क्वेश्चन नंबर 48 कि विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याह्न कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? तो यह दोस्तों याद रखना है 1995 में।
विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याह्न कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में किया गया था, 1995 में। नेक्स्ट है कि सरकारी बैंक वह बैंक है जिसमें सरकार की धारिता होती है। तो दोस्तों 51% से अधिक होता है सरकार का, 51% से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के द्वारा कुल जमा का लगभग दोस्तों 91% का नियंत्रण किया जाता है, याद रखिएगा। कुल कितना? 91% का नियंत्रण किया जाता है। और सार्वजनिक बैंक वह बैंक है दोस्तों जिसमें सरकार का धारिता 51% से अधिक होता है। नेक्स्ट है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किनके द्वारा किया गया था? देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत दोस्तों 1998 में किया गया था। और उस समय वित्त मंत्री थे दोस्तों यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा के द्वारा, याद रखिएगा, यशवंत सिन्हा के द्वारा 1998 में। नेक्स्ट है कि सर्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सर्कोप्लाज्म नामक तरल आपको पेशी ऊतक में पाया जाता है, पेशी ऊतक में, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं कि महाधमनी निकलती है। तो महाधमनी दोस्तों बताइए कहाँ से निकलती है? तो देखिए दोस्तों, महाधमनी जो निकलती है यह बायां निलय से निकलती है, बायां निलय से। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। बायां से दोस्तों जब महाधमनी निकलती है तो बायां निलय से शुद्ध रक्त महाधमनी से होते हुए शरीर के सभी धमनियों में जाती है, और यह धमनियां दोस्तों शरीर के सभी भागों में शुद्ध रक्त को प्रवाहित करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाधमनी याद रखना है, बायां निलय से। 53 है कि मेटाकार्पल्स अस्थि पाई जाती है। तो मेटाकार्पल्स कहेगा दोस्तों कहाँ में? तो याद रखना हथेली पे पाया जाता है। कलाई में दोस्तों, तो कलाई में याद रखना है कार्पल्स पाया जाता है। अंगुली में दोस्तों तो फैलेंजेज पाया जाता है। और पैर में कह रहा दोस्तों तो फीमर और टिबिया जो कि पैर की हड्डी है। नेक्स्ट है कि प्रोस्टेट ग्लैंड भाग है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो भाग है दोस्तों, ये याद रखना नर जनन तंत्र का, नर जनन तंत्र का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीलहरित शैवाल किस जगत का जीव है? तो नीलहरित शैवाल दोस्तों एक प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है, और यह जीवाणु दोस्तों मोनेरा जगत का है, मोनेरा जगत का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, मोनेरा जगत का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण दोस्तों कौन सा रोग होता है? तो पेचिस, पेचिस याद रखना है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। फिर दोस्तों देखिए ऑप्शन ए पाइए, सिफिलिस, सिफिलिस दोस्तों जीवाणु के कारण होता है। प्लेग भी दोस्तों जीवाणु के कारण होता है। फिर टिटनेस, तो टिटनेस भी दोस्तों आपका जीवाणु के कारण होता है। लेकिन दोस्तों जो पेचिस है वो आपको प्रोटोजोआ के कारण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आहार नाल का पहला भाग है। तो आहार नाल का दोस्तों पहला भाग होता है मुख गुहा, मुख गुहा याद रखना है। आहार नाल का पहला भाग होता है मुख गुहा, और अंतिम भाग कहेगा दोस्तों तो गुद्दा, गुद्दा में यानी समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है कि श्वेत रक्त कण यानी कि WBC का निर्माण कहाँ में होता है? तो देखिए दोस्तों, श्वेत रक्त कण का अगर निर्माण की बात किया दोस्तों तो आपका लिम्फ नोड में भी होता है, यकृत में भी होता है, और पलिहा में भी होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी में याद रखना है। कहाँ में दोस्तों? तो सभी में ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। फिर श्वेत रक्त कण का आकार और रचना में दोस्तों अमीबा के समान होता है, और इसमें केंद्रक भी होता है, WBC में याद रखिएगा, केंद्रक भी इसमें होता है। और इसका जीवन काल दोस्तों 2 से 4 दिन होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में दोस्तों आपका प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, प्रकाश विद्युत सेल याद रखिएगा। मोमबत्ती की बात किया दोस्तों तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। फिर दोस्तों विद्युत सेल की बात की जाए तो इसको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक आदर्श तरल की सैनाता क्या होती है? तो दोस्तों शून्य होती है, शून्य, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, शून्य होती है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 है कि अनुप्रस्थ तरंग किस माध्यम से उत्पन्न नहीं की जा सकती है? तो अनुप्रस्थ तरंग दोस्तों द्रव के भीतर, द्रव के भीतर उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। देखिए अनुप्रस्थ तरंग जो है दोस्तों केवल ठोस माध्यम में और द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है, लेकिन द्रव के भीतर और गैस में अनुप्रस्थ तरंग दोस्तों उत्पन्न नहीं किया जाता, द्रव के भीतर भी नहीं और गैस में भी नहीं। नेक्स्ट है कि यदि वायु ध्वनि की चाल की दिशा में वही रही हो तो ध्वनि की चाल की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्वनि की चाल की तीव्रता दोस्तों दोनों बढ़ जाती है, याद रखिएगा, ध्वनि की चाल और तीव्रता दोनों बढ़ जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि जब वस्तु का भार उस पर लगने वाला उत्प्लावक बल से कम हो तो इस स्थिति में वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? तो देखिए इस स्थिति में कुछ भाग द्रव के ऊपर आता है और वस्तु दोस्तों तैरती रहती है, वस्तु तैरती रहती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 64 कि अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो देखिए दोस्तों ये आपको दोस्तों कमेंट में इसको जवाब देना है।
क्वेश्चन नंबर 64 का दोस्तों आपको कमेंट में आंसर देना है कि इसका क्या राइट होगा। यह दोस्तों आप लोग के लिए होमवर्क की तरह से कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यह आपको दोस्तों कमेंट में बताना है। बाकी दोस्तों इसका हमें आंसर अगर आप लोग कहिएगा कमेंट में आपको देख लिया जाएगा, नहीं आप लोग बता पाइएगा तो इसका दोस्तों हम टेलीग्राम पर आपको आंसर दे देंगे। चलिए नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65। बोल रहा दोस्तों कि कैथोड किरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो कैथोड किरण के बारे में दोस्तों देखिए, सबसे पहला कथन है कि यह किरण गैस को आयनीकृत कर देती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। नेक्स्ट है कि जब यह किरण उच्च ताप परमाणु क्रमांक वाले धातु पर गिरती है तो एक्स किरण उत्पन्न करता है, ये भी आपका सही है। और यह किरण धनावेशित होता है, नहीं दोस्तों धनावेशित नहीं बल्कि ऋण आवेशित होता है, ऋण आवेशित कैथोड किरण होता है क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर होता है यह। और एनोड किरण जो होता है वह धनावेशित होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि सम्मिलित नहीं है। है कि ट्राई नाइट्रो ट्रोलुइन है एक है, क्या दोस्तों बताइए क्या है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, विस्फोटक है। यह दोस्तों एक विस्फोटक यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, विस्फोटक है। नेक्स्ट है कि कोलाइडी विलयन को किस तिथि के द्वारा शुद्ध, तिथि नहीं दोस्तों किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है कोलाइडी विलयन को। तो देखिए दोस्तों कोलाइडी विलयन का वास्तविक विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं, अपोहन विधि यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फिटकिरी किस तत्व का यौगिक है, तो पोटेशियम का हो जाएगा। फिटकिरी का दोस्तों रासायनिक नाम ऐसे पूछा जाए तो पोटास एलम होता है जो कि यह पोटेशियम का यौगिक है, पोटेशियम का दोस्तों यौगिक है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 है कि गैसोहोल मिश्रण है। तो जो गैसोहोल मिश्रण है दोस्तों पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण है दोस्तों, जिसको गैसोहोल कहा जाता है। नेक्स्ट पाते हैं कि जब सीमेंट के साथ बालू व जल को मिलाया जाता है तो इस मिश्रण को क्या कहते हैं, तो मोर्टार कहते हैं, मोर्टार याद रखिएगा, मोर्टार कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एंटीसेप्टिक नहीं है, तो एंटीसेप्टिक दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्रोसिन दोस्तों एंटीसेप्टिक नहीं है, याद रखना है। और इसका उपयोग हम लोग दोस्तों ज्वार संबंधित रोग में करते हैं, ज्वार संबंधी रोग में। नेक्स्ट की कांच घुलनशील होता है, तो कांच घुलनशील दोस्तों हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में होता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में दोस्तों कांच घुलनशील होता है। नेक्स्ट है कि अस्ट्रेटम फॉर्म द हार्ट, यह किनकी रचना है, तो यह दोस्तों याद रखना है कपिल देव की रचना है, अस्ट्रेटम फॉर द हार्ट, अस्ट्रेटम फ्रॉम द हार्ट। नेक्स्ट है कि देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कौन सा है, तो सीआरपीएफ हो जाएगा दोस्तों, सीआरपीएफ। अगर सीआरपीएफ की आपसे स्थापना पूछेगा तो 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में नियमित किया गया था और उस समय दोस्तों इसका मुख्यालय दिल्ली था। लेकिन 28 दिसंबर 1949 के बाद दोस्तों इसको सीआरपीएफ कहे जाने लगा है, 1949 में इसको सीआरपीएफ नाम दे दिया गया था। नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों कि यूनिसेफ का मुख्य कार्य क्या है, तो यूनिसेफ का दोस्तों मुख्य कार्य है कि बाल स्वास्थ्य पोषण टीकाकरण इत्यादि गतिविधियों उपलब्ध करवाना, यानी कि ऑप्शन आपके यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 76 कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। तो यदि दोस्तों आप वियना आंसर दे रहे होंगे तो बिल्कुल राइट है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना है। नेक्स्ट है कि भारत रत्न विजेता सत्यजीत रे का संबंध किससे है, तो सत्यजीत रे का संबंध दोस्तों जो है ये आपको दोस्तों याद रखना है कला से हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कला से। और सत्यजीत रे का दोस्तों भारत रत्न 1992 में दिया गया था, 1992 में। नेक्स्ट है कि डिसेंट ऑफ मैन किनकी रचना है, तो डिसेंट ऑफ जो मैन है दोस्तों यह चार्ल्स डार्विन की रचना है, चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य में किसने सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किया है, तो सर्वाधिक बार दोस्तों जो वीटो का प्रयोग किया था वो दोस्तों रूस किया है, सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग दोस्तों किसने किया है, तो रूस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा घास का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो घास का पर्यायवाची शब्द दोस्तों आपको नवनीत नहीं हो जाएगा, नवनीत नहीं। बाकी दोस्तों यहाँ पे साध है, तृण है और दुर्वा भी है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं 81 है, ये आपका मैथ से संबंधित है दोस्तों, तो अगर इसको आप बनाइएगा दोस्तों तो 3 दिन आंसर आएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मैथ को दोस्तों आप लोग खुद से बनाइएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसे पीडीएफ दोस्तों इसका हम टेलीग्राम पर डाल देंगे तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। हाँ अगर टेलीग्राम पर आप नहीं जुड़े हैं यानी कि दोस्तों यूट्यूब पर हमारा पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ लिंक के माध्यम से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। क्वेश्चन 82 है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों 15,000, जब बनाइएगा तो 15,000 आएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 है, तो 83 का दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा 700 रुपया। फिर नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 जो कि दोस्तों आपका रीजनिंग संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन सी होगा क्रिया के दाईं और चौथा स्थान पर, जो कि आसान है दोस्तों रीजनिंग आपका बनाइएगा तो
ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा। फिर 85 का दोस्तों ऑप्शन ए है, 38 आएगा, 38। क्योंकि दोस्तों देखिए प्रत्येक में तो कभी 2 वृद्धि हो रहा है, फिर 5 वृद्धि हुआ, फिर 11, यानी कि दोस्तों अभाज्य संख्या का वृद्धि हुआ है। प्रथम हर एक बार अभाज्य संख्या का वृद्धि हुआ है, तो उसी बार दोस्तों बढ़ाते जाएगा तो 38 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 86 कि हाल ही में कहाँ पर समुद्र में भारत के सबसे लंबे कांच ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों तमिलनाडु में। तमिलनाडु में याद रखना है, सबसे लंबे कांच का ब्रिज का उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 87 कि 5 जनवरी 2025 को लॉस एंजल्स में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 दिया गया। इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब किन्हें दिया गया है? तो बेस्ट एक्टर का जो खिताब दिया गया दोस्तों वह एड्रियन ब्रोडी को, एड्रियन ब्रोडी को याद रखिएगा, बेस्ट एक्टर का खिताब मिला है, बेस्ट एक्टर का। नेक्स्ट है कि जनवरी 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान केवां है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दोस्तों भारत का स्थान 85वां है, 85वां यानी कि 85। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो 16 जनवरी को दोस्तों याद रखना है, 16 जनवरी को। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 जनवरी को ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में ओवरऑल श्रेणी में भारत को किस स्थान मिला है? तो भारत का यहाँ पर दोस्तों 25वां स्थान मिला है। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 85वां है, याद रखिएगा, सॉरी 25वां। नेक्स्ट बात है कि इनमें दोस्तों कि हाल ही में भारत ने अपना स्पेसडेक्स मिशन के तहत स्पेस डॉकिंग करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है? तो स्पेस डॉकिंग करने वाला दोस्तों विश्व का आपका चौथा देश बना है, चौथा। नेक्स्ट है कि एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत कॉफी उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? तो कॉफी उत्पादन में दोस्तों 7वां स्थान पर है, 7वां स्थान पर। नेक्स्ट है कि पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 के लेखक कौन है? तो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, अमिताभ कांत हो जाएंगे। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 के लेखक अमिताभ कांत। नेक्स्ट है कि किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है, यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ग्लोबल फायर पावर कहेगा दोस्तों तो चौथा, लेकिन एशियन में कहेगा दोस्तों तो आपका तीसरा हो जाएगा, एशिया में तीसरा। नेक्स्ट है कि जनवरी 2025 में भारत के किन 2 शहर को आंध्र भूमि शहर का वैश्विक सूची में शामिल किया है? तो दोस्तों याद रखना है किन 2 शहर को, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, इंदौर और उदयपुर को, इंदौर और उदयपुर को शामिल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 96 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तब पद्म विभूषण पुरस्कार से दोस्तों देखिए नागेश्वर रेड्डी को जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में, जगदीश सिंह खेहर को दोस्तों जो कि लोकसभा के क्षेत्र में, रजनीकांत लाखिया का दोस्तों जो कि कला से संबंधित है, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो कि कला से संबंधित है, और वासुदेवन नायर और सामू सुजुकी और शारदा सिन्हा को, ये सभी को दोस्तों यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों याद रखना है आपका हो जाएगा जैनिक सिनर ने, जैनिक सिनर। नेक्स्ट है कि नीति आयोग ने जनवरी 2025 में वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया है, तो इसमें दोस्तों शीर्ष पर कौन रहा है? तो उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन होगा और सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस मैदान से उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों जनता मैदान से, जनता मैदान से। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।